हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षरकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन होती है, वैसे ही जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है तुम्हें इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को समझने में मदद करेगी और इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को याद रखने में मदद करेगी। याद रखने का मतलब तुम रिएक्शन को समझ पाओगे, मैकेनिज्म लिख के देख पाओगे और उन्हें अप्लाई भी कर पाओगे। इसे सीखने के बाद तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बर्डन लगभग लगभग खत्म हो जाएगा। मतलब एग्जैक्टली खत्म नहीं होगा, लेकिन हाँ बहुत हद तक खत्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। तो इस लेक्चर को ध्यान से सुन लोगे, पूरा समझोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और एडवांस के कई सारे क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलेगी। लास्ट में हम लोग जब चैप्टर फिनिश कर रहे होंगे तो 15-20 क्वेश्चन भी हम लोग करके देखेंगे एडवांस के इसके, तब हम इसे वाइंड अप मानेंगे। ठीक है, तो वो लास्ट में लेंगे, पहले थ्योरी कर लेंगे फिर क्वेश्चंस भी करेंगे इस सेशन में। ठीक, तो सेशन हो सकता है थोड़ा लंबा जाए, लेकिन फिर भी देख लेना क्योंकि इट विल हेल्प यू इन एग्जाम्स। जो भी एग्जाम है, मेंस है, एडवांस है, बिट सेट है, वीआईटी, किसी में भी ये फायदा करेगा ही करेगा, इसलिए इसे पूरा देख लेना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं स्ट्रेट अवे। तो हमें नोट्स वगैरह textacam.in पे मिल जाएंगे, वहाँ पे सब कुछ हमें अवेलेबल है और हम लोग बात करना शुरू करेंगे जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जब हम लोग इनऑर्गेनिक की बात करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि क्रैमिंग। और मैं यह चाहता हूं कि आज के सेशन में हम लोग कुछ भी ऐसी बात नहीं करें जिसे बहुत रटना पड़े, थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान तो तुम हर सब्जेक्ट में रखते हो, इनऑर्गेनिक खामोखा में बदनाम हो रखी है। तो तुम्हें करना क्या है कि पेन पेपर लेके मेरे साथ साथ लिखते चलना है, थॉटफुल होके। जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाओ, उससे बहुत आराम रहेगा। एक सेशन से तुम्हारी इनऑर्गेनिक 50 to 60% तक इंप्रूव करेगी, दैट्स फॉर श्योर। मैं इसकी मतलब श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा जरूर। ठीक है, सेशन थोड़ा डिलेड है मेरे को पता है, लेकिन फिर भी हम लोग अच्छे से इसे करेंगे। ठीक है, तो इसे करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि इनऑर्गेनिक में जो जनरल दिक्कत है वो लोगों को ये है कि उन्हें रिएक्शन से याद नहीं होती है। और जब हम रिएक्शन को याद करने की कोशिश करते हैं तो फिर बार बार वो मिसमैच हो जाती है, या फिर ऊपर नीचे होकर कुछ ना कुछ हम भूल जाते हैं। तो क्यों ना हम इन रिएक्शंस को कैटेगराइज कर लें और कैटेगराइज करने के बाद रिएक्शन को समझने की कोशिश करें रादर देन क्रैमिंग अ बिट अप। ठीक है, तो अगर हम बात करें जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस हैं वो बेसिकली टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात कर लें। किसकी बात कर लें? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात कर लें। जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं इनऑर्गेनिक की, वो पहले टाइप की रिएक्शन जो सबसे पॉपुलर रिएक्शन है वो है एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक, दूसरे तरह की रिएक्शन जो होती हैं उन्हें हम कह सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सारी तरह की रिएक्शन आ जाएंगी। थर्ड तरह की रिएक्शंस होंगी वो होंगी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशंस रिएक्शंस, इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन दोनों आ जाएगा। और फोर्थ रिएक्शंस जो होंगी वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगी, जिन्हें हम लोगों को मोर और लेस याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मत कहना कि हाइड्रोलिसिस सर रह गई है और ये रह गया, वो सारी रिएक्शंस इनमें कहीं ना कहीं अपने आप कवर होती हुई तुम्हें दिखाई देंगी और वैसा ही होगा। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग देखेंगे आसानी से और बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं वो बात करते हैं एसिड बेस रिएक्शंस की। तो पहली रिएक्शन लिख लेते हैं, कौन सी? एसिड बेस रिएक्शंस। एसिड बेस रिएक्शन में हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या, कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम लोग जो एसिड बेस रिएक्शन जो भी करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू होता है सॉल्ट प्लस वाटर। ये बात सबको पता है कि एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये हम बचपन से याद करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि एसिड बेस रिएक्शन में सॉल्ट तो हमेशा बनेगा लेकिन वाटर हमेशा बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि एसिड और बेस कैसे लिए हैं। तो टाइप्स ऑफ एसिड बेस देख लेते हैं। तो अगर हम हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस, टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस,
टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में मैं पूरे डेफिनेशंस नहीं लिखूंगा, ये मानते हुए कि तुम लोगों को कुछ कुछ पता है। पहले टाइप का होता है अरेनियस एसिड, अरेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, अरेनियस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। अरेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम क्या लिखते हैं कि H प्लस डोनर्स आर एसिड्स, ये सबको पता है, एंड OH माइनस डोनर आर बेस। H प्लस डोनर आर एसिड एंड OH माइनस डोनर आर बेस, ठीक बात है। दूसरे तरीके का कॉन्सेप्ट होता है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि H प्लस डोनर जो है वो एसिड्स हैं, H plus donors are acids, whereas H plus acceptors are bases। एंड एसिड एंड बेस जो एक जिनमें एक H प्लस का डिफरेंस होता है उन्हें हम कहते हैं क्या, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो लिख लेते हैं दोज स्पीशीज which have a difference of 1 H plus are called conjugate acid base pairs। conjugate acid base pairs उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहेंगे, जिनमें एक H प्लस का डिफरेंस हो। जैसे अगर हमसे कोई कह दे तो हम ये लिख सकते हैं कि H2O में से अगर हम एक H प्लस रिमूव कर दें, माइनस H प्लस कर दें, तो OH माइनस बन जाएगा, और एक H प्लस जोड़ दें तो इससे H3O प्लस बन जाएगा। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, ये एसिड बेस पेयर्स हैं, मतलब इन्हें कॉन्जुगेट एसिड बेस कह सकते हैं। ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं, और ये दोनों भी क्या हैं, ये भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं ये भी। तो ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं। लेकिन H3O प्लस और OH माइनस आपस में कोई रिलेशन नहीं रखते, क्योंकि उनमें 2 H प्लस का डिफरेंस है। तो ऐसे एसिड बेस जिनमें एक H प्लस का डिफरेंस होता है उन्हें हम ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस कहते हैं, ठीक है। नंबर 3 आ जाता है, नंबर 3 इज लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लुईस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिन जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं वो बेसिस हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या हैं, एसिड्स हैं। तो इसके लिए हिसाब से लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर बेसिस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये तीनों सबको पता थे, सबको पता थे मतलब ज़्यादातर लोगों को पता थे। जो चौथा एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, अगर किसी को पता है तो अभी कमेंट करके बता दो कि चौथा भी सर मेरे को पता है। जो चौथा होता है वो लक्स फ्लड एसिड बेस कॉन्सेप्ट होता है। लक्स फ्लड एसिड बेस कंसेप्ट होता है। लक्स फ्लड एसिड बेस कंसेप्ट में क्या होता है कि अभी तक हम लोग ये जानते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, जो वो होते हैं एसिडिक। तो लक्स फ्लड एसिड बेस कॉन्सेप्ट ऑक्साइड्स पे ही काम करता है, और ये क्या कहता है, ये कहता है कि ऑक्सीजन एक्सेप्टर्स, ऑक्सीजन एक्सेप्टर्स
आर एसिड्स एंड ऑक्सीजन डोनर आर बेस। तो अब हमें क्या करना है कि हमें वो चश्मे खरीदने हैं जिनसे हमें रिएक्शन में एसिड बेस दिखाई दे पाए। तो हम लोगों की कोशिश ये होगी कि हम पूरी केमिस्ट्री में हर चीज़ को एसिड बेस में कैटेगराइज करने की कोशिश कर पाएँ, और मतलब अगर नहीं भी कर पाए तो कम से कम एक ट्राई तो लें कि एसिड बेस कैसे होते होंगे, इस बारे में बात करनी चाहिए हमें। ठीक है, हम लोग अगर एसिड बेस ही ढूंढ पाए तो हमारी रिएक्शंस काफ़ी आसान हो जाएंगी, और मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा अभी कि तुम एसिड बेस कहाँ कहाँ नहीं देख पा रहे थे जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक है, तो अगर हम सिंपल तरीके से बात करें तो हम ऑक्साइड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स करने से क्या होगा कि हमें ये पता लग जाएगा कि ऑक्साइड अलग अलग तरह से कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो हम पहले ही बात क्या लिखेंगे कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। और जैसे अगर हम लिख लें एग्जाम्पल, तो Na2O लिख लें, CaO लिख लें, MgO लिख लें, तो ये क्या है? ये मेटल ऑक्साइड्स हैं। ये कैसे हैं? ये बेसिक हैं इन नेचर। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे लिख लें? जैसे हम लिख लें SO2 लिख लें, SO3 लिख लें, CO2 लिख लें, NO2 लिख लें, P4O10 लिख लें। ये क्या है? ये सारे हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, और ये कैसे हैं? एसिडिक इन नेचर है। इसके बाद बात आती है न्यूट्रल ऑक्साइड्स की। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स कितने होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड जो होते हैं वो केवल 4 हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से हैं? 4। ये भाई ध्यान रखना, ये आईटी सीधे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कौन कौन से न्यूट्रल ऑक्साइड हैं। CO, N2O, NO, और एक हमारा प्यारा वाटर। ये 4 ही ऑक्साइड ऐसे हैं जो न्यूट्रल हैं, बाकी सारे या तो एसिडिक हैं या बेसिक हैं, या फिर जो लास्ट टाइप के बचे हैं ऑक्साइड वो बचे हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत सारे हमें नहीं याद रखने हैं, मेन जो है वो अगर हम याद रख लें उनसे भी काम चल जाएगा, जो एम्फोटेरिक की स्पेलिंग में ही दिखाई देते हैं। जैसे A स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम, P स्टैंड्स फॉर लेड, T स्टैंड्स फॉर टिन, एंड इक स्टैंड फॉर जिंक। तो ये जिंक ऑक्साइड मतलब Al2O3, PbO, SNO और ZNO। ये क्या है? ये हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसके अलावा बेरिलियम और जर्मेनियम जैसे ऑक्साइड भी, गैलियम के भी क्या होते हैं? वो भी एम्फोटेरिक होते हैं, लेकिन हमें उन सबसे मतलब नहीं है। हमने मेन लिख लिए, बाकी जिनकी ज़रूरत अक्सर पड़ती है वही लिखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये ऑक्साइड्स हो गए। अब जब हम बात करते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स की, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स अगर एसिडिक हैं तो वो पानी में गिरने पे एसिड बनाएंगे। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स लिख देते हैं, सिंस नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे हैं? एसिडिक इन नेचर। व्हेन दे कंबाइन with water, they form एसिड्स। तो ऐसे एसिड्स को हम कहते हैं ऑक्सो एसिड्स या फिर ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एसिड्स कौन से एसिड्स हैं? ऐसे एसिड्स जो जिनमें OH लिंकेजेस प्रेजेंट हैं। तो ऑक्सो एसिड्स कौन से हैं यार? ऑक्सो एसिड्स कौन से हैं? ऑक्सो एसिड्स आर दोज एसिड्स, या इन्हीं को हम ऑक्सी एसिड्स भी लिखते हैं, दोज एसिड्स which have OH linkage
आर कॉल्ड ऑक्सी एसिड्स और ऑक्सो एसिड्स। ठीक, अब ऑक्सी एसिड्स या ऑक्सो एसिड्स हमें पता लग गए, तो हम ये कह सकते हैं कि जिनमें OH है, इसका एक एग्जाम्पल देखो जरा, फिर इसके बारे में बात करते हैं। कि मान लो जैसे CO2 थी, CO2 को पानी में डाल दिया। जब CO2 को पानी में डाला तो वाटर क्या करेगा, अगर तुम सोच पाओ तो वैसे तो तुम्हें याद होगा कि H2CO3 बनाएगा। वाटर क्या बना देगा, CO2 और वाटर मिलकर H2CO3 बनाएंगे। लेकिन अगर तुम इसके मैकेनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि CO2 का स्ट्रक्चर लिख लिया और वाटर ने एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो देखना जरा कि ये बन गया OH2 प्लस और ये बन गया O माइनस, और IMPT से ये बन गया C डबल बॉन्ड O, OH और OH। तो ये H2CO3 बन गया भाई, बन गया ना। तो हम ये कह सकते हैं कि CO2 इज, अगर हम इसे रिवर्स करना चाहें, रिवर्स रिएक्शन को करने के लिए क्या करेंगे, इसे हीट कर देंगे तो CO2 निकल जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि CO2 कैन बी ट्रीटेड एज एन एनहाइड्राइड ऑफ H2CO3। क्या कह सकते हैं कि CO2 कैन बी ट्रीटेड एज एनहाइड्राइड ऑफ H2CO3। तो हम ये कह सकते हैं इन जनरल anhydride exist only in case of ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एसिड्स। जो ऑक्सो एसिड्स हैं उन्हीं के केस में एनहाइड्राइड एग्जिस्ट करेगा। नॉर्मल जो नॉन ऑक्सी एसिड्स हैं या नॉन ऑक्सो एसिड्स हैं उनमें एनहाइड्राइड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, जैसे अगर हमें एनहाइड्राइड बनाना है तो अगर हम लिखें कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर लिख लें, या ऑक्सो एसिड्स लिख लेते हैं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो अगर तुम्हें स्ट्रक्चर याद है जो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बनवाए हैं, वो सारे स्ट्रक्चर तुम्हें याद होने चाहिए भाई। देखो स्ट्रक्चर्स वाले क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो वो तो याद होंगे तो आसानी रहेगी। जैसे अगर हम H2SO4 लिख दें, तो H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बन गया। और इसका एनाइड्राइड जो बनाएंगे, अब सल्फ्यूरिक एसिड में से वाटर हटा दो, सल्फ्यूरिक एसिड में से वाटर हटाओगे तो क्या बचाएगा, SO3 बचेगा। लेकिन अगर तुम सल्फ्यूरस एसिड से हटाओगे, सल्फ्यूरस एसिड से हटाएंगे तो सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो इससे जब एनाइड्राइड बनाएंगे तो SO2 बनेगा। ठीक, तो इस एनाइड्राइड को बनाने के लिए क्या करना है, हमें ध्यान से सुनना। एनाइड्राइड बनाने के लिए हम जो भी ऑक्सो एसिड जिस भी एलिमेंट का है उसके सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को उसकी वैलेंसी मान लेंगे। ठीक, टू फॉर्म एनाइड्राइड ऑफ एन ऑक्सी एसिड, एनाइड्राइड ऑफ एन ऑक्सी एसिड, consider the oxidation state of central atom as its valency and the valency of oxygen is to then cross multiply it, then form the anhydride just by crisscross method। क्रिस क्रॉस मेथड मतलब इसका क्या कहा मैंने
कि जैसे अगर हमने SO3 बनाना था, मान लेते हैं SO3 बनाना था, तो H2SO4 में हमने सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई कितनी, 6। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आई तो उसे हमने वैलेंसी मान ली और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ली, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और क्या आ गया, H2O6, यानी कि इसे हमने SO3 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर तुम देखोगे कि H2SO3 ले लोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 4 आ जाएगी, तो यहाँ पे सल्फर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, 4 और 2 आ गया, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया H2O4, यानी कि SO2। ठीक है, इसके अलावा अगर जैसे तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि मान लो हम ओलियम ले लेते हैं, H2H2O7, कोई दिक्कत नहीं भाई, ओलियम ले लो। अब ओलियम लिया तो ओलियम में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +6 आ गई, तो सल्फर लिखा, ऑक्सीजन लिखा, 6 2, तो इससे भी क्या बन गया, SO3 बन गया। ठीक, अब तुम्हें ये लगेगा सर ओलियम और इसे हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो यार जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, यही लॉजिक है, जो लॉजिक डेवलप करने वाली बात है, जो लोग नहीं कर पाते हैं। ओलियम का जरा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। अगर हम ओलियम का स्ट्रक्चर बनाएं तो ओलियम इस तरह का दिखेगा, हमें दिखेगा। अब ओलियम की अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, वाटर में डाल दें, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर सल्फर के वैकेंट डी ऑर्बिटल में अटैक करके इस बॉन्ड को फ्री कर देगा, यानी कि 2H2SO4 जनरेट कर देगा। और H2SO4 का एनहाइड्रेट SO3 होता है, तो ओलियम का भी एनहाइड्रेट SO3 ही आ जाएगा और कुछ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, लेकिन जैसे अगर तुमसे सवाल आ जाए कि H2H2O6 ले लें, H2H2O6 मतलब डाइथायोनिक एसिड। डाइथायोनिक एसिड में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, तो इसके केस में जो ऑक्साइड बनेगा वो H2O5 बन जाएगा। ठीक, H2O5 बन जाएगा, तो टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत उतनी नहीं है, ऐसे कम मिलेंगे। इसी तरह से अगर हम क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लें, या मतलब चलो नाइट्रोजन के ले लेते हैं, तो अगर हम मान लो कि ले लें कि HNO3 ले लें, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड ले लो, तो नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्रेट कैसे बनाएंगे भाई, नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, तो ये क्या बन गया, N के नीचे 5 लिखा, O के नीचे 2 लिखा, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बन गया क्या, N2O5 बन गया ये। ठीक, N2O5 बन गया। इसी तरह से अगर हम HNO2 ले लें, HNO2 में +3 आ गई, तो ये क्या बन गया, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड में क्या बन गया, N के नीचे 3 आ गया, O के नीचे 2 आ गया, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया N2O3। ठीक, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ऐसे ही क्लोरीन के भी ले लो, मान लो अगर हम ले लें HClO4 ले लें, तो ये पर क्लोरिक एसिड है, पर क्लोरिक एसिड है, पर क्लोरिक एसिड में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आई तो क्या बन जाएगा, Cl2O7 बन जाएगा। आप तो आसानी से बना पा रहे हैं, क्लोरीन के नीचे 7 लिखना, ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखना और क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम HClO5 लिख दें, HClO5 में कितनी आ जाएगी, +5, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरिक एसिड बन जाएगा। क्लोरिक एसिड बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, Cl2O5 बन जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम लिख दें HClO3 लिख दें, तो HClO3 लिख दें तो क्या बन जाएगा, क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड में कितनी ऑक्सीडेशन नंबर आ गई, HClO5 सर, HClO3 लिखना था, मैं गलती से लिख गया, HClO3 लिख दें और HClO2 लिख दें, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, Cl2O3 बन जाएगा। इसी तरह से HOCl लिख दें, जिसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, तो इसे हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं, और हाइपोक्लोरस एसिड का क्या बन जाएगा, Cl2O बन जाएगा। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे, तुम किसी भी एनहाइड्राइड को देख के ये आसानी से समझ पाओगे कि इसका पेरेंट एसिड कौन सा रहा होगा। ठीक, सपोज करो कि तुम्हारे पास रिएक्शन आ गई, क्या हुआ कि तुम्हारे पास क्वेश्चन आया एक कि SO3 की रिएक्शन NaOH से करानी है, और 2 रिएक्शन आ गई कि SO2 की रिएक्शन भी NaOH से करानी है। अब हम लोग इन जनरल किस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि किस में H2SO4 बनेगा और किस में H2SO3 बनेगा। सिंपल बात है क्या कि जब ये हमने एनहाइड्राइड SO3 देखा तो हमारे दिमाग में पहली बात क्लिक करनी चाहिए कि ये मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड है तो कैसा है,
एसिडिक ऑक्साइड है और इसकी बेस से रिएक्शन होनी है। अब NaOH जो एक्वस कंडीशन में है, जब हम SO3 को एक्वस NaOH में पास करेंगे तो SO3 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, तो जो मेन इसका एसिड है वो H2SO4 है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो चुपके से नीचे लिख लो किसी को बताए बिना कि ये क्या है, H2SO4। अब H2SO4 की रिएक्शन NaOH से तुम जानते हो लिखना क्या, कि इट विल बी Na2SO4 प्लस H2O। मैं रिएक्शन को बैलेंस करने पे जोर नहीं दे रहा हूँ, बैलेंसिंग तुम लोगों को आती है, बैलेंस तुम कर लोगे। SO2 की रिएक्शन देखेंगे तो SO2 से क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंगली H2SO3 लिखेंगे। तो तुम्हें ऐसा एसिड देखना है सल्फर का जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो, +4 हो, तो वो H2SO3 सबसे कॉमन दिखाई देगा और इससे हमेशा क्या बन जाएगा, H2 Na2SO3 और वाटर बन जाएगा। ठीक ठीक है। तो जैसे अगर हम ये हो गया, अब इसके बाद अगर तुम चाहो तो देखो एग्जाम्पल कोई से भी ले सकते हो। मान लो तुमने ले लिया Cl2O7 की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराई, तुम्हें ये एहसास भी नहीं हो पा रहा है कि कितनी भारी चीज़ हमने कितनी जल्दी से कर ली। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हमें रिएक्शन करानी है किसकी, Cl2O7 की। तो Cl2O7 में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा वो क्या होगा, HClO4 होगा। अब HClO4 की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराना तो आसान काम है, तो क्या लिखेंगे, कैल्शियम ClO4 होल ट्वाइस प्लस वाटर, कैल्शियम परक्लोरेट बन जाएगा। अगर हम ले लें मान लो कि Cl2O प्लस MgOH होल ट्वाइस, तो Cl2O में +1 ऑक्सीडेशन है, तो +1 ऑक्सीडेशन के करस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, HOCl हो जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, MgOCl होल ट्वाइस प्लस वाटर। आसान बात है भाई, लिखना आसान है। तुम कोई सी भी तुम रिएक्शन लिखना चाहो आसानी से लिख सकते हो। मैं और एग्जांपल लिख के देता हूँ, यही तुम याद कर रहे थे और पी ब्लॉक में तुम्हें नहीं याद हो रही थी, ध्यान से सोचना जरा भाई। पी ब्लॉक में यही तुम्हें नहीं याद हो रही ना कि N2O3 की रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो क्या बनेगा। N2O3 में तुम बताओ यार ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +3। फटाफट कमेंट करके बताओगे आंसर क्या आएगा जल्दी से, कि N2O3 में +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड कौन सा है, HNO3 है, HNO2 है, सॉरी HNO2 है। अब HNO2 की रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, NaNO2 बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा, सिंपल। N2O5 की रिएक्शन कराओगे, N2O5 की रिएक्शन NaOH से कराओगे तो क्या बनेगा, N2O5 में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा NaNO3 सॉरी HNO3 होगा इसका करस्पॉन्डिंग एसिड, और करस्पॉन्डिंग एसिड NaOH से रिएक्शन जब करेगा तो इससे क्या बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी रिएक्शन इससे हो जाएंगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस इसमें कवर हो जाएंगी, ज़िंदगी आसान रहेगी। अब जैसे अगर मान लो कि हमारे पास रिएक्शन है कि NO2 की रिएक्शन करानी है NaOH के साथ। अब NaOH मतलब NaOH के साथ अगर हमें NO2 की रिएक्शन करानी है तो NO2 में ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और इसके करस्पॉन्डिंग हमें कोई भी एसिड नहीं पता है। तो इसका मतलब है ये जो एनहाइड्राइड है नाइट्रोजन का एसिडिक है, और इसका जो ये जो एक्चुअल में कंपाउंड बना है ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। ठीक है, ये क्या है, मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, ये नॉर्मल एनहाइड्राइड नहीं है। तो ये मिक्स एनहाइड्राइड किसका है, कैसे देखेंगे, मिक्स एनहाइड्राइड देखने के लिए इसके करस्पॉन्डिंग एक ऊपर वाला एसिड लिखो, N2O5 वाला एक ऑक्साइड लिखो, और N2O3 एक नीचे वाला, मतलब एक ऑक्सीडेशन प्लस वाला और एक ऑक्सीडेशन कम वाला। तो अगर ध्यान से देखो तो इसे जोड़ दो तो ये बन जाएगा N4O8। इतना ब्लंट मैं बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल कभी करना मत, असल में ये ट्रिक है केवल, है ना। अगर N2O तो इसे जब हटा दोगे 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। तो यानी कि ये मिक्स एनहाइड्राइड है किसका, ये HNO3 था और ये क्या था, HNO2। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि NO2 इज अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ HNO3 एंड HNO2। तो जब इससे हम रिएक्शन कराएंगे तो जब पानी में जाएगा तो क्या बनाएगा, HNO3 भी बनाएगा और HNO2 भी बनाएगा। HNO3 और HNO2 तो दोनों बना देगा। तो इससे आंसर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, NaNO2 प्लस NaNO3। और तुम याद करो कि तुमने ये रिएक्शन याद करने में कितनी ताकत खर्च कर दी, और मैं तुम्हें समझा पाने में, मेरे को लग रहा है कि तुम्हें समझा पा रहा हूँ, बाकी तो तुम ही बताओगे यार, है ना, कि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब जैसे अगर लिख के आ जाए N2O की रिएक्शन NaOH से, अब N2O की रिएक्शन NaOH से कराओगे तो N2O +1 में, जब +1 में तो तुम्हें ये पता लग जाएगा कि N2O तो न्यूट्रल ऑक्साइड है। कैसा है यार, देखो क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। अब न्यूट्रल ऑक्साइड बेस से कोई रिएक्शन
नहीं करेगा। ठीक, इसी तरह से लिखने की कोशिश करो कि ClO2 की रिएक्शन NaOH से क्या करा के क्या बनेगा भाई। ClO2 के केस में ऑक्सीडेशन नंबर में 2 सेकंड का तुम पॉज लो, वीडियो को रोको और अपने आप सोचो कि ClO2 में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +4, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम एसिड कौन कौन से लिखेंगे। तो जो तरीका बताया उसी से काम चलाना हम लोगों को। तो तरीका क्या बताया कि इससे +5 वाला लिखो, तो Cl2O5 लिख लिया और Cl2O3 लिख लिया। ठीक, तो ये क्या बन गया, ये HClO3 बन गया और HClO2 बन गया। तो ये मिक्स एनाइड्राइड था किसका, HClO3 और HClO2 का। सारी पी ब्लॉक की रिएक्शंस, मतलब सारी की सारी का मतलब 60-70% रिएक्शंस सारी एक साथ एक झटके में खत्म हो जाएंगी अगर तुमने ये वीडियो ढंग से कर लिया और इस रिएक्शंस को देख लिया और इसके बाद सवाल लगा के देखना, यू विल फील द कंफर्ट। ठीक, तो इससे क्या बन जाएगा, NaClO3 प्लस NaClO2, NaClO3 प्लस NaClO2 प्लस वाटर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ले लें, मान लो कुछ अलग सा ले लो जो तुम्हें लगे तंग कर रहा हो, तो मान लो Cl2O6 ले लो। Cl2O6 में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 6, तो इसके लिए कौन कौन लेंगे, HClO4 और HClO3। बात समझ में आ गई अब तो कैसे, क्योंकि इसके लिए Cl2O7 हो जाएगा और इसके लिए Cl2O5 होगा, तो ये मिक्स एनाइड्राइड हो जाएगा। इसकी रिएक्शन मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करानी भी पड़ जाए तो क्या बनाएंगे, इससे कराएंगे, क्या बनाएंगे, CaClO4 होल ट्वाइस प्लस CaClO3 होल ट्वाइस प्लस वाटर। बैलेंस तो हो ही जाएगी रिएक्शन, बैलेंसिंग की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब आगे बात देखते हैं। जैसे एक और लिख लेते हैं, मतलब तुम जितने चाहो एग्जाम्पल लिख सकते हो, और सब जगह मैं कह रहा हूँ कि ब्लंटली अप्लाई नहीं होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस में अप्लाई होता है और मेजॉरिटी को ही हमें पकड़ के चलना है। कोई बहुत रैंडम से रिएक्शन आती नहीं है एक तो पेपर में, और एस ब्लॉक और हाइड्रोजन से 2-2 सवाल आए पिछले 10-15 साल में, तो हम उन्हें क्या ही डिस्कस करोगे ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। और एस ब्लॉक में जो आता है वो NaOH की प्रॉपर्टी आती है, तो मैं NaOH को भी साथ साथ खत्म करता हुआ चल रहा हूँ। तो मान लो P4O6 आ गया, P4O6 की रिएक्शन हमें वाटर से करानी है। ठीक, जब P4O6 की रिएक्शन वाटर से कराओगे तो P4O6 में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 वाला एसिड कौन सा है, H3PO3। तो ये पानी में गिर के क्या बनाएगा, H3PO3। कोल्ड वाटर ले लेंगे तो ये क्या बना देगा, H3PO3 बना देगा। ऐसे ही अगर हम P4O8 ले लें, P4O8 किसका एनाइड्राइड होगा, H3PO3 और H3PO4 का मिक्स एनाइड्राइड होगा। और इसे पानी में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, इससे बनेगा H3PO4 और H3PO3। बात समझ में आनी चाहिए, आसानी से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे करके हम रिएक्शन लिख पा रहे हैं, है ना। और तुम बचपन से रिएक्शन लिखते आ रहे हो कि अगर हम CO2 की रिएक्शन CaO से करा दें तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। अब देखो ये क्या था, ये एसिड था, ये बेस था, और ये सॉल्ट बना और इसमें पानी नहीं बना। ठीक, CO2 की रिएक्शन अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड से करा दें, बेरियम हाइड्रोक्साइड को बरेटा वाटर कहते हैं, तो इससे क्या बन जाएगा, ये क्या है, H2CO3 है। ये क्या है, H2CO3 है, तो इससे क्या बन जाएगा, बेरियम कार्बोनेट बन जाएगा। आसान बात है भाई, बिल्कुल। CO कैसा है, न्यूट्रल ऑक्साइड है और NaOH से रिएक्शन कराने पे कोई रिएक्शन नहीं करता जब रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कराती है आती है। लेकिन अगर हम इसे हीट करें, हाई टेम्परेचर पे ले जाएं और हाई प्रेशर ले जाएं, हाई प्रेशर कर दें और हाई टेम्परेचर ले लें, तो ये फॉर्मेट बना देता है, सोडियम फॉर्मेट बना देता है। क्या बना देता है, फॉर्मेट बना देता है। तो CO को तुम ऐसा समझ सकते हो कि फॉर्मिक एसिड का क्या है, एनहाइड्राइड है। ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शंस को हम लोगों ने काफ़ी हद तक समझ लिया, आसानी से ये बात हो पाएगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर तुमने दूसरे साइड से समझना है, ये तो हमने नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ बेस की रिएक्शन कराई, अगर हम मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। वो रिएक्शन तो बहुत ही सरल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिख लो कि तुमने रिएक्शन लिखनी है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन तुम्हें H2SO4 से लिखनी है, इसमें तो यार बुद्धि ही नहीं लगानी पड़ती, ये तो आसानी से लिख जाएगी कि MgSO4 और वाटर बनेंगे, है कि नहीं। या अगर हमें मान लो Al2O3 की रिएक्शन करानी है HCl से, तो इससे क्या बन जाएगा, AlCl3 बनेगा और वाटर बनेगा। सिंपल है बात को, इसमें कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए, ये तो आसान बात है। इसीलिए मैं रिवर्स साइड की रिएक्शन सब नहीं लिख रहा हूँ, वो छोड़ रहा हूँ तुम्हारे जिम्मे की, तुम इन्हें लिख लोगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई।
अब आगे बात करें। यहाँ तक बात क्लियर हो जाने के बाद हम लोग आगे बात शुरू करते हैं और एसिड्स का फिर से क्लासिफिकेशन करते हैं। अभी तक हम लोगों ने एसिड दो तरह के देखे थे, कौन कौन से? एक हमने देखे थे ऑक्सी एसिड्स और दूसरे देखे थे मतलब नॉन ऑक्सी एसिड्स। नॉन ऑक्सी एसिड्स कौन से होते हैं? जिनमें OH बॉन्ड नहीं होता है, और ऑक्सी एसिड वो होते हैं जिनमें OH बॉन्ड होता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, एक और तरीके से कर लेते हैं। तो लिखते हैं कि हैंग डाल लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स on the basis of oxidation tendency, on the basis of oxidizing tendencies। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसीज अगर हम बात करें इसकी, तो एसिड दो तरह के होंगे। एसिड दो तरह के होंगे, कौन कौन से? एक हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स और दूसरा हो जाएगा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। कैसे हो जाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स और दूसरे हो जाएंगे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स वो हैं जो मेटल को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेट हैं, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेट HNO3। ठीक है, ये कैसे हैं? ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स हैं। और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स कौन से हैं? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे कि डाइल्यूट HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, या फिर इसमें लिखते हैं डाइल्यूट H2SO4। ध्यान रखना, डाइल्यूट H2SO4 जो है वो हमारा क्या है? वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड नहीं है। इसमें प्लस एक्वारेजिया लिख सकते हैं ऊपर वाले में। ठीक, और भी एसिड्स लिख सकते हैं, एटसेट्रा, बहुत सारे लिख सकते हैं। तो अगर हम इन जनरल बात करें कि ऑक्सीडाइजिंग और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स किन मेटल से रिएक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आनी चाहिए, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि लोगों को याद होगी। तो बचपन में रिएक्टिविटी सीरीज़ याद की थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख देता हूँ, लिथियम पोटेशियम बेरियम, स्ट्रोंशियम कैल्शियम, सोडियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Mn जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, सॉरी कैडमियम। ठीक, कोबाल्ट, निकेल, SnPb, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे आ गया कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड इस तरह से लिख देते हैं, प्लैटिनम। ठीक, तो ये हमें पास की आ गई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ गई। बेयर मिनिमम इतनी हमें अगर ध्यान रहेगी तो काफ़ी आराम रहेगा। अब क्या हो, देखो इसका क्रक्स समझने की कोशिश करना। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, अगर हम इसके ऊपर से यहाँ से लेके हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल, तो ये क्या करेंगे? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, जबकि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ ये नो रिएक्शन करेंगे, इनकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, नीचे वाले नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ ये सारे ही, कोई से भी ले लो, चाहे ये हाइड्रोजन से ऊपर वाले ले लो या हाइड्रोजन से नीचे वाले ले लो, ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ सॉल्ट बनाएंगे और एक गैस बनाएंगे जो हाइड्रोजन के अलावा कुछ होगी। ठीक, सही है। अब इसे और अगर शॉर्ट में लिखना हो इसी बात को, तो हम यहाँ पे लिख लें कि ECS, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं,
जो हाइड्रोजन के ऊपर मेटल है और जो हाइड्रोजन के नीचे मेटल है। तो जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, और ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, और ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ सॉल्ट प्लस गैस फॉर्म करेंगे। ठीक, तो जैसे अगर कोई तुमसे रिएक्शन पूछ दे, कोई रिएक्शन पूछे कि मान लो कि कॉपर की रिएक्शन हमें करानी है डाइल्यूट H2SO4 से, तो कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 कैसा रिएजेंट है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करेगा तो क्या करेगा भाई। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एसिड है तो कॉपर को ऑक्सीडाइज करेगा, और कॉपर की मोर फेवरेबल ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती तो कॉपर सल्फेट बना दिया। अब कॉपर को ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद क्या करेगा, खुद रिड्यूस करेगा। जब खुद रिड्यूस करेगा तो सल्फर पहले से +6 स्टेट में है, तो रिड्यूस होके कहाँ चला गया, SO2 में चला गया और वाटर बन गया। ठीक है, जिंक की रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट H2SO4 से कराएंगे तो इससे जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इस बार रिडक्शन देखो सल्फर का नहीं हुआ, किसका हुआ, हाइड्रोजन का हुआ, क्योंकि जिंक जो है वो ऊपर है। ठीक, अगर हम Fe की रिएक्शन डाइल्यूट HCl से कराएंगे तो इससे FeCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक, जिंक की रिएक्शन अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बच्चा लोग फिर से क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फिर से हमारा ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, तो जिंक को ऑक्सीडाइज करेगा ZnSO4 में और खुद रिड्यूस हो जाएगा किसमें, SO2 और H2O में। ठीक है, सिंपल बात है। अब अगर हम गोल्ड की रिएक्शन कराएं, गोल्ड और प्लेटिनम ले लें, गोल्ड एंड प्लेटिनम ले लें, गोल्ड और प्लेटिनम ये ना तो ऑक्सीडाइजिंग, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग किसी भी एसिड से ये कोई रिएक्शन नहीं करते। ये मेटल कैसे हैं, पैसिव मेटल्स हैं। कैसे मेटल्स हैं, दीज आर पैसिव मेटल्स, दीज आर पैसिव मेटल्स। इन्हें क्या करते हैं हम लोग, पैसिव मेटल कहते हैं। ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक, दे ओनली रिएक्ट विद एक्वारेजिया। गोल्ड एंड प्लेटिनम ओनली रिएक्ट विद एक्वारेजिया। किससे रिएक्ट करते हैं, एक्वारेजिया से रिएक्ट करते हैं। और एक्वारेजिया क्या होता है, 3 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस 1 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो ये एक्वारेजिया होता है। एक्वारेजिया करता क्या है, अगर इसके बारे में बात करें हम लोग, तो एक्वारेजिया क्या करेगा, एक्वारेजिया जो होता है वो जब रिएक्ट करता है तो नेसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस करता है, और जो नेसेंट क्लोरीन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है और इन्हें ऑरिक क्लोराइड और प्लेटनिक क्लोराइड में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो एक्वारेजिया क्या है, एक्वारेजिया जो होता है वो क्या करता है, मतलब एक्वारेजिया अगर हम रिएक्शन लिखेंगे 3HCl प्लस 1HNO3 will give you NOCl प्लस वाटर प्लस Cl। ये नेसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस करेगा। जो नेसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस हुई वो गोल्ड से रिएक्ट करके AuCl3 बना देगा, और जो फिर HCl से फर्दर रिएक्ट करके HAuCl4 बना देगा, हाइड्रोक्लोरो ऑरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रो टेट्राक्लोरो हाइड्रो हाइड्रो टेट्राक्लोरो ऑरिक एसिड, हाँ सही है। और प्लेटिनम से रिएक्शन करेगा जब नेसेंट क्लोरीन, ये क्या है, नेसेंट क्लोरीन है, नेसेंट क्लोरीन है, ये ऐसे ही रहने देता है, नेसेंट क्लोरीन है, तो ये क्या बना देगा, PtCl4 बनाएगा पहले, जो फर्दर HCl से रिएक्शन करके हेक्साक्लोरोप्लेटनिक एसिड बना देगा। वो टेट्राक्लोरो ऑरिक एसिड है और ये हेक्साक्लोरोप्लेटनिक एसिड है। ठीक, अब तो ये बात समझ में आ गई कि रिएक्शन कैसे हो रही है। और हम जानते हैं कि इन ECS, अगर हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करें
रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर वाला मेटल नीचे वाले को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देता है। तो लिख लेते हैं कि हायर मेटल इन ECS will replace the lower metal from its salt। जैसे जिंक की रिएक्शन अगर कॉपर सल्फेट से कराएं तो सबसे पॉपुलर रिएक्शन डेनियल सेल वाली हम लोगों ने पढ़ रखी है, तो इससे जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाता है। ठीक, कॉपर सॉलिड बन जाता है, प्रेसिपिटेट तो क्या ही लिखे, कॉपर सॉलिड बन जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई, सिंपल सी समझ में आ गई कि हम लोग एसिड की रिएक्शन, हम अगर सारी रिएक्शन लिखना चाहो तो सारी रिएक्शन लिख सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत है नहीं है सच। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग रूल्स की। कुछ रूल्स लिखते हैं जो काफ़ी फ़ायदा करेंगे, बहुत सारी रिएक्शंस को कवर करेंगे, उन्हें रूल को याद रखना। कुछ रूल्स लिख लेते हैं जनरल रूल्स रिएक्शंस के लिए। जनरल रूल्स कैसे लिखेंगे? पहला रूल है कि नाइट्राइट और नाइट्रेट ऑन ट्रीटमेंट विथ एम्फोटेरिक मेटल। एम्फोटेरिक मेटल कौन कौन से हैं? एम्फोटेरिक मेटल कौन से हैं? अरे ये टेक्निकल ग्लिच आ गई। एम्फोटेरिक मेटल, ठीक, एम्फोटेरिक मेटल कौन से हैं? एल्यूमिनियम, लेड, टिन और जिंक मेनली। इन प्रेजेंस ऑफ alkali produces ammonia gas। प्रोड्यूसेस अमोनिया गैस, मतलब नाइट्राइट और नाइट्रेट जब उन्हें ट्रीट कराते हैं एम्फोटेरिक मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, तो वो अमोनिया गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो इन जनरल क्या लिख लें? नाइट्रेट और नाइट्राइट अगर हम रिएक्शन के फॉर्मेट में लिखना चाहें, प्लस एम्फोटेरिक मेटल प्लस OH माइनस विल प्रोड्यूस अमोनिया। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें कि हमने ले लिया, एक रिएक्शन लिख ली कि NaNO3 ले लिया मान लो। अब NaNO3 की रिएक्शन अगर हम मान लो जिंक से कराएं और NaOH के साथ कराएं, तो इससे बन जाएगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। सोडियम जिंकेट बन जाएगा, सोडियम जिंकेट बन जाएगा और बन जाएगी अमोनिया गैस और बन जाएगा पानी। रिएक्शन अगेन मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रिएक्शन हमें लिखनी नहीं है पेपर में, हमें जज करना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम NaNO2 ले लें और इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करा दें NaOH के साथ, तो इससे क्या बन जाएगा? NaAlO2 बन जाएगा प्लस अमोनिया बन जाएगी, प्लस अमोनिया बन जाएगी। ठीक, तो ये मिक्सचर बेसिकली क्या कर रहा है? ये मिक्सचर बेसिकली हमें रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, जो NO3 में जो +3 में था उसे -3 तक ले गया रिड्यूस करके। ठीक, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रूल नंबर 1 की तरह याद रखेंगे हम लोग। ठीक, सेकंड रूल लिखते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कर रहा है? रूल नंबर 2 लिख लेते हैं, रूल पहले ही डाल लेते हैं। रूल नंबर 2 दो ही तीन है यार, ज़्यादा कैटेगराइज कर नहीं सकते, लेकिन जितना मैक्सिमम तुम्हारी ज़िंदगी आसान बनानी है उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए। कि soluble metals salts on treatment with caustic soda। caustic soda मतलब NaOH solution produce a precipitate, ठीक, ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। ये तो सिंपल कौन सी रिएक्शन है? SN2 रिएक्शन है। मेटल हाइड्रोक्साइड which get dissolved, जो प्रेसिपिटेट बना वो क्या होगा? डिसॉल्व
in excess of NaOH if the metal is amphoteric. If the metal is amphoteric, अगर मेटल एम्फोटेरिक हुआ तो ये क्या करेगा, डिसॉल्व भी हो जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, मान लो कि जेडिन क्लोराइड ले लिया। अब क्लोरीन तुम्हें पता है क्लोराइड सॉल्ट इन जनरल कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट Cu2Cl2 Hg2Cl2 PbCl2 एंड AgCl। ठीक, इसकी रिएक्शन NaOH से हुई तो NaOH क्या करेगा, SN2 कर देगा यार, OH माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा बैक साइड और Cl माइनस को निकाल के किनारे करेगा और क्या बन जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और जिंक कैसा मेटल है, जिंक हमारा एम्फोटेरिक मेटल है। जिंक हमारा कैसा मेटल है, जिंक हमारा एम्फोटेरिक मेटल है। अगर जिंक एम्फोटेरिक मेटल है, मतलब यहाँ पे रिएक्शन को तो बैलेंस करके अगर लिख दें, ट्वाइस NaCl बन गया और जिंक एम्फोटेरिक मेटल है, तो ये NaOH में फर्दर डिसॉल्व होके क्या बना देगा, Na2ZnOH होल 4, या इसी को हम लिख सकते हैं Na2ZnO2, जिसे हम कहते हैं प्यार से सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट बन गया और ये कैसा है, ये सॉल्युबल है। ये कैसा है, सॉल्युबल है। तो अगर तुम्हें ये बात याद रही तो काफ़ी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर हम कॉपर क्लोराइड ले लें, CuCl2 ले लें और इसकी रिएक्शन NaOH से करा दें, तो CuCl2 NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CuOH होल ट्वाइस। CuOH होल ट्वाइस का लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट आ जाएगा। कैसा प्रेसिपिटेट आ जाएगा, लाइट ब्लू आ जाएगा और क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। वही सिंपल है, सिंपल बात है ना। लेकिन CuOH क्योंकि एम्फोटेरिक नहीं है तो ये NaOH में फर्दर डिसॉल्व नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि हम क्लोराइड सॉल्ट ही ले सकते हैं, तुम एल्यूमिनियम के साथ सल्फेट ले लो, मान लो एल्यूमिनियम सल्फेट ले लो, Al2SO4 होल थ्राइस ले लें और इसकी रिएक्शन NaOH से करा दें, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या बन जाएगा, जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा प्लस Na2SO4 बन जाएगा, वो अलग। ठीक, अब Na जो एल्यूमिनियम है वो कैसा है, वो एम्फोटेरिक है। अब एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है तो क्या करेगा, NaOH में फर्दर डिसॉल्व हो जाएगा, फर्दर NaOH में डिसॉल्व होगा और क्या बना देगा, NaAlOH होल 4, या फिर इसी को लिखते हैं NaAlO2। अब इसमें ध्यान रखने की बात देखो ये है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, मतलब इसमें लिगेंड चेंज हो रहा है। लिगेंड चेंज होने से ऑक्सीडेशन नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं पे भी देखोगे +3 ही आएगी, है ना। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक, इसी तरह से अगर हम FeCl3 ले लें, FeCl3 की रिएक्शन एक्सेस ऑफ NaOH में करा दी जाए तो क्या बनेगा बताओ, फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कैसा आ जाएगा, रेडिश ब्राउन आ जाएगा। नंबर ऑफ रिएक्शन लिखी जा सकती हैं सेम रूल को ध्यान में रख के। बस ध्यान रखना कि मेटल अगर एम्फोटेरिक हुआ तो फर्दर डिसॉल्व हो जाएगा, बाकी तो नहीं होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो 2 रूल कंफर्म हो गए, आसानी से समझ में आ रहे होंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आसानी से धीरे धीरे करके मैं कोशिश कर रहा हूँ। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई मज़ा आ रहा है या नहीं। जो थोड़ा सा ऊपर गलत लिख देता है उसके लिए तो मतलब क्या ही कहूँ कि वो लिख जाता है कभी कभी, मैं सोचता कुछ हूँ लिख कुछ और जाता है। ठीक, नंबर 3 रूल देखता हूँ। रूल नंबर 3, अब रूल नंबर 3 में क्या करें, हम लोगों ने मेटल की रिएक्शन देख ली, मेटल नाइट्रेट की देख ली, सॉल्युबल मेटल सॉल्ट की देख ली। अब देखते हैं नॉन मेटल्स की रिएक्शन। तो नॉन मेटल्स लाइक फॉस्फोरस, सल्फर एंड हेलोजन, इन्हीं की रिएक्शन ज़्यादा पढ़नी पड़ती है। ऑन रिएक्शन विद NaOH सॉल्यूशन, NaOH का मतलब किसी भी हम एल्कली मीडियम ले, एल्काइन मीडियम ले लें तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक, डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा उनका। ठीक, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। अब जब डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा तो जैसे क्या लिखें कि हमने सल्फर की रिएक्शन लिखी NaOH से। अब सल्फर की रिएक्शन जब NaOH से लिखेंगे, बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सल्फर की रिएक्शन NaOH से लिखेंगे तो सल्फर जब डिस्प्रोपोर्शनेट होगा तो 0 से कहाँ जाएगा, -2 में।
तो बन गया क्या Na2S प्लस। अब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बना देता है Na2H2O3 बनाता है और वाटर बना देता है। Na2H2O3 का नाम हाइपो, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हाइपो, ध्यान रखना बिल्कुल गड़बड़ मत करना, ठीक। इसी तरह से अगर हम क्या ले लें, अगर हम सल्फर की जगह हम ले लें मान लो हेलोजन। हेलोजन की रिएक्शन अगर हम NaOH से कराएं तो NaOH के साथ दो कंडीशन हो सकती हैं कि हेलोजन में जो मतलब अगर हम हेलोजन की जगह मान लो क्लोरीन ले लेते हैं सिंपल, क्लोरीन की रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है वही लिख रहा हूँ कि अगर हम कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ले लें, कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ले लें तो NaCl बन जाएगा, Cl रिड्यूस हो गया, 0 से -1 में आ गया और ये ऑक्सीडाइज हुआ तो इसने NaOCl बना दिया और +1 बन गया, ठीक। प्लस वाटर, वाटर जो कुछ होगा वो तो निकलता रहेगा। लेकिन अगर हम हॉट कॉन्सेंट्रेट ले लें तो इस बार कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर बढ़ाने से जो होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा, रिड्यूस होकर तो NaCl माइनस में ही जा सकता है, लेकिन जब ऑक्सीडाइज होगा तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगा क्योंकि टेम्परेचर अब ज़्यादा है, रिएक्शन विग्रेस होगी, ठीक। सेम गोज विद Br2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ रिएक्शंस है जिन्हें हमें अच्छे से ध्यान रखना है और आई होप ये क्लास तुम्हें बहुत मदद करेगी। प्लीज़ कमेंट करके बताना जरूर कि मैं तुम्हारे लिए जो कर रहा हूँ वो उसका तुम्हारा कितना फ़ायदा हुआ, ठीक। अब इसी तरह से अगर हम फॉस्फोरस ले लें, फॉस्फोरस की रिएक्शन NaOH से बहुत बार IIT में पूछी गई है कि फॉस्फोरस की रिएक्शन जब NaOH से कराएंगे तो क्या होगा, फॉस्फीन बनती है और NaH2PO2 बनता है, सोडियम मेटाफॉस्फेट बन जाता है, ठीक। और जो फॉस्फोरस लेते हैं वो वाइट या येलो लेते हैं, कैसा लेते हैं, वाइट या येलो फॉस्फोरस लेते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखोगे तो रिएक्शन आसानी से कट होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट्स की। रूल नंबर 4 में आ जाते हैं और रूल नंबर 4 लिखते हैं हीटिंग इफेक्ट्स। रूल नंबर 4 में लिखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ वेरियस सॉल्ट्स। हीटिंग इफेक्ट ऑफ वेरियस सॉल्ट्स। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ वेरियस सॉल्ट्स में सबसे पहला जो लिखते हैं हम लोग लिख लेते हैं कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स का, ठीक। तो नंबर 1 लिख लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक। तो इसमें लिखते हैं कि जितने भी कार्बोनेट्स हैं उन्हें हीट करने पे क्या होती है, अगर हम जनरल रिएक्शन लिखें तो कोई भी कार्बोनेट है मेटल कार्बोनेट उसे हीट करने पे मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 निकलेगी और M जो है M कैन बी एनी मेटल एक्सेप्ट alkali metals excluding alkali metals, but lithium carbonate decomposes, lithium carbonate decomposes on heating while other carbonates are stable, while other metal carbonates, other alkali metals carbonate लिख देते हैं, while other alkali metal carbonates, alkali metal carbonates are थर्मली स्टेबल। जो बाकी अल्कली मेटल कार्बोनेट्स हैं वो क्या है, थर्मली स्टेबल हैं, ठीक। अगर बाकी अल्कली मेटल कार्बोनेट थर्मली स्टेबल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमने लिखा कि लिथियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम कराएंगे तो उससे हमें Li2O और CO2 मिलेगी, लेकिन अगर हम Na2CO3 की रिएक्शन कराएंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक। क्योंकि Na2CO3 क्या है, थर्मली मतलब थर्मली स्टेबल है, लिथियम की मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप होती है ड्यू टू diagonal relationship
विद Mg। तो मतलब अगर हम मैग्नीशियम कार्बोनेट को भी हीट करेंगे तो उससे MgO और CO2 बनेगा। इसी तरह से अगर हम Zn कार्बोनेट को हीट कर लें तो इससे क्या बन जाता है, ZnO प्लस CO2। ZnO का कॉमन नेम जो होता है वो फिलोसफर्स वूल है, फिलोसोफर्स वूल है, जो कोल्ड कंडीशन में, कोल्ड में वाइट होता है और हीट करने से येलो हो जाता है। और ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट का एग्जाम्पल है, एब्सेंटर्स का एग्जाम्पल है। ठीक ठीक है। इसी तरह से अगर हम सिल्वर कार्बोनेट को हीट कर दें, Ag2CO3 को हीट करोगे तो इससे Ag2O बनना चाहिए और CO2 बनना चाहिए, क्योंकि जो Ag2 होता है वो अनस्टेबल होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सिल्वर में और हाफ O2 में। ठीक। सेम गोथ विद मरकरी, मरकरी के साथ भी सेम समस्या आती है। मरकरी भी जो होता है वो थर्मली, मरकरी ऑक्साइड जो होता है वो थर्मली अनस्टेबल होता है, तो HgCO3 को जब हीट करोगे तो इससे भी क्या बनना चाहिए था, HgO बनना चाहिए था और CO2 बनना चाहिए था, जो फर्दर हीट करने से Hg और हाफ O2 में टूट गया। ठीक। इसी तरह से अमोनियम कार्बोनेट ले लो, बहुत सारी रिएक्शन जो तुम चाहो वो लिख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। अमोनियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो अमोनिया उड़ जाएगी और CO2 और H2O बन जाएंगे, सब अलग अलग होगा। ठीक है। अब हम बात करें बाई कार्बोनेट्स की। अगर हम बाई कार्बोनेट्स को हीट करें तो मेटल बाई कार्बोनेट ऐसा लिख लें। मेटल बाई कार्बोनेट को हीट करने पे मेटल कार्बोनेट बनता है, H2O बनता है और CO2 बनती है। मेटल बाई कार्बोनेट को हीट करने पे CO2, H2O और मेटल कार्बोनेट बनता है। मेटल कार्बोनेट को अगर फर्दर हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। दिस रिएक्शन इज वैलिड फॉर ऑल मेटल कार्बोनेट्स। दिस रिएक्शन इज वैलिड फॉर ऑल मेटल बाइकार्बोनेट्स। इसमें कोई एक्सेप्शन की बात नहीं है, कोई रटने की बात नहीं, सारे मेटल बाइकार्बोनेट इसी तरह से बिहेव करेंगे। वैलेंसी का तुम ध्यान रखोगे, ऐसा नहीं लिखोगे कि सीधे लिख दो। जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लिया, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करोगे तो क्या बनेगा, पहले मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा, CO2 बनेगी और H2O बनेगा, और जो फर्दर हीट करने से MgO और CO2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हमने मान लो पोटेशियम बाइकार्बोनेट लिया, अगर हमने पोटेशियम बाइकार्बोनेट किया लिया और इसे हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट होगा, K2CO3 में होगा, CO2 बनेगी और H2O बनेगा। यहाँ तक तो ठीक है बात, लेकिन इसे फर्दर हीट करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये एल्कली मेटल कार्बोनेट्स है और हम जानते हैं एल्कली मेटल कार्बोनेट्स को हीट करने से कोई फायदा नहीं होता। ठीक है। सिंपल सी बात है, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ठीक। ठीक है। अगले, अगला इसमें रूल नंबर कौन सा आ गया, ये हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट हो गया। बी देख लेते हैं इसमें, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनियम सॉल्ट दो तरह के हो सकते हैं। अमोनियम सॉल्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अमोनियम सॉल्ट जो दो तरह के होंगे उनमें पहली कैटेगरी अगर हम पॉइंट बना के लिख दें तो जो एनाइन होगा वो कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होगा। ठीक, तो पहले लिखते हैं व्हेन एनाइन इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। अगर एनाइन ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर हुआ तो वो अमोनिया में जो नाइट्रोजन की -3 वैलेंसी है उससे ऑक्सीडाइज करके N2O और बाकी जगह पे ले जाने की कोशिश करेगा। जो रिएक्शन लिख रहा हूँ वो कई बार पूछी गई है जेईई मेंस में, एडवांस में कई बार आई है, तो तुम्हें ये बहुत मदद करेगा। और लिखने का तरीका निहायत ही सिंपल है, इसलिए आसानी से इसे लिखा जा सकता है, कोई टेंशन की बात इसमें है नहीं। देखो कैसे अगर लिखेंगे, मान लो कि तुम्हें रिएक्शन आ गई, अमोनियम नाइट्राइड को तुम्हें हीट करना है। अमोनियम नाइट्राइड को अगर तुम्हें हीट करना है तो अमोनियम नाइट्राइड को हीट करने के लिए क्या करो कि अमोनियम नाइट्राइड को हीट करो तो सबसे पहले जितने पानी निकल सकते हैं उतने पानी निकाल दो। कितने पानी निकल जाएंगे इससे, दो पानी निकल गए। अब बचा क्या, दो नाइट्रोजन बचे तो N2 बन गई, रिएक्शन खत्म।
सबसे बढ़िया है कि आप करो, पहले जितने पानी निकाल सकते हो उतने पानी निकाल दो आप, और फिर जो लॉजिकल लगे वही लिखना, इलॉजिकल शब्द मत लिख देना। जैसे इससे 2 पानी निकाल दो, अब क्या बचा, 2 N2 बची और 2 नाइट्रॉन बची और 1 O बची, तो N2O बन गई है लो। ठीक, ये केवल यहीं तक एप्लीकेबल नहीं, अमोनियम डाइक्रोमेट ले लो यार। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करो, तो अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हीट करोगे तो पानी कितने निकल सकते हैं, 4 पानी निकल सकते हैं। H2O निकलने के बाद ना हाइड्रोजन खत्म होगा और ऑक्सीजन में बचा Cr2O3 और N2, 3 चीजें बची, तो हमारे पास Cr2O3 और N2, तो N2 निकल गई और Cr2O3 बोलने में अच्छा लग रहा है इसलिए Cr2O3 बन गया। ये ग्रीन कलर का था, ये ऑरेंज कलर का था, और बहुत सारी हीट निकली इसमें, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं वोल्केनो रिएक्शन। ये वोल्केनो रिएक्शन है। ठीक, इसी तरह से और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जितने ज़्यादा लिख सकते हैं लिख रहे हैं, जिससे तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन ना याद करनी पड़े, बस समझ में आनी चाहिए। देखो, अब मान लो अमोनियम परक्लोरेट ले लेते हैं, अमोनियम परक्लोरेट ले लिया। अमोनियम परक्लोरेट लिया तो जब हम इसे पानी निकालने की कोशिश करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि NCl जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इससे पानी जो निकल गया वो टोटल कितने पानी निकल गए, 4 पानी निकल गए। 4 पानी के निकलने के बाद N2 बची, Cl2 बची और क्या बची, O2 बची। तो सब कुछ अलग अलग निकाल दो, क्योंकि N2 Cl2 और O2 में कोई रिश्तेदारी करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, अगर हम आयोडेट ले लें, अमोनियम आयोडेट ले लें, पर आयोडेट NiO4 ले लें, तो बिल्कुल वो भी रिएक्शन सेम तरीके से हो जाएगी कि 4 पानी निकल जाएंगे, आयोडीन निकल जाएगी, N2 निकल जाएगी और O2 निकल जाएगी, और आयोडीन और O2 मिलके I2O5 भी बना सकते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। अब पहला पार्ट हो गया कि व्हेन ऑक्सीडाइजिंग, व्हेन एनायन इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। नंबर 2 इसमें लिख सकते हैं व्हेन एनायन इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। व्हेन एनायन इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, व्हेन एनायन इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। जब एनायन नॉन ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर है तो मान लेते हैं कि अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ले लिया मान लो। अगर इसे ध्यान से सोचो तो इसमें क्या हुआ होगा, अमोनिया की रिएक्शन फॉस्फोरिक एसिड से हुई होगी और अमोनिया उसमें मिल गई होगी। जब हीट करोगे तो सबसे पहले कौन निकलेगी, सबसे पहले निकलेगी अमोनिया, तो सबसे पहले निकल गई अमोनिया, फिर निकला पानी, और फिर बचा हुआ बचा HPO3। HPO3 को फर्दर हीट करोगे तो ये जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा P2O5 में। ठीक, अब जैसे अमोनियम सल्फेट ले लो भाई, सल्फेट भी कैसा है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग, H2SO4 में अमोनिया मिलाई, तो हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, अमोनिया निकलेगी और H2SO4 निकलेगा। H2SO4 को फर्दर हीट करोगे तो SO3 निकलेगी, वो एनाहाइड्राइड बनाना हम जानते हैं। ठीक, या अमोनियम कार्बोनेट को हम लोग हीट कर लें, कार्बोनेट में कर ही चुके हैं, तो ये रिएक्शन आसानी से लिखी जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अमोनिया सॉल्ट का हीटिंग इफेक्ट हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर कौन से पहुंच गए हम लोग, हीटिंग इफेक्ट में ए लिख लिया, अब हम बी पे पहुंच गए, सॉरी बी के यहाँ सी पे पहुंच गए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट्स कर लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स को जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, मेटल नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे तो MO बनेगा और NO2 बनेगी और O2 बनेगी। ठीक, ये रिएक्शन सबके लिए वैलिड है फिर से, और एल्कली मेटल्स के लिए वैलिड नहीं है, तो लिख लेते हैं इसके लिए भी कि दिस रिएक्शन इज वैलिड फॉर ऑल मेटल्स एक्सेप्ट एल्कली मेटल। और लिथियम नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो लिथियम नाइट्रेट की रिएक्शन अलग से लिख देते हैं, लिथियम नाइट्रेट ये रिएक्शन देगी। ठीक है, इन जनरल एल्कली मेटल नाइट्रेट को हीट करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं एल्कली मेटल नाइट्रेट, एल्कली मेटल नाइट्रेट को हीट करोगे
तो इससे एल्कली मेटल नाइट्राइट मिलेंगे प्लस हाफ O2 मिल जाएगी। जैसे अगर हम करें कि सोडियम नाइट्रेट को हीट करें तो हमें लगता है कि सोडियम ऑक्साइड मिलना चाहिए, जबकि सोडियम नाइट्राइट मिल जाता है और हाफ O2 बनती है। ठीक, NaNO3 को कहते हैं चिली सॉल्ट पीटर और KNO3 को कहते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए ही चाहिए। ठीक, सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम मान लो जिंक नाइट्रेट को हीट करेंगे, जिंक नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? जिंक नाइट्रेट को हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगी और O2 बनेगी। और अगर हम मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो भी क्या बन जाएगा? MgO बनेगा, NO2 बनेगी और O2 बनेगी। लेकिन अगर हम KNO3 को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? KNO2 बन जाएगा और O2 बनेगी। ठीक है, ध्यान रखना जो अलग रिएक्शंस हैं उन्हें अलग से ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो मेटल नाइट्रेट और नाइट्राइट को भी हीट हम लोग कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे, कोई तकलीफ इसमें भी नहीं आएगी किसी को। ठीक, तो मेटल नाइट्रेट हो गए। अब मेटल नाइट्रेट के बाद अमोनियम सॉल्ट में एक रिएक्शन, अगर चाहो तो एक और रिएक्शन लिख सकते हैं। एक रिएक्शन मैंने नहीं लिखी, एक रिएक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ अमोनियम सॉल्ट में। यार एक मेरे को अभी याद आई कि अमोनियम अगर हम बोरेट को हीट कर दें, अमोनियम बोरेट को हीट कर दें, अमोनियम बोरेट को हीट करोगे तो देखो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी बनाएंगे पहले क्या 4H2O बना देंगे, B2O3 बना देंगे और फिर B2O3 के बाद N2 और B2 बचेगा, तो N2 और B2 मिलके Bn बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। बोरॉन नाइट्राइल को कहते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। तो ये भी रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, इसे छोड़ना मत। एक रह गई थी तो वो लिख देता हूँ यहीं पे, है ना। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ फॉस्फेट्स की, हीटिंग इफेक्ट ऑफ फॉस्फेट्स की। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ फॉस्फेट्स देखते हैं भाई। तो हेडिंग डाल लो, कौन सा नंबर आएगा? सी के बाद आ जाएगा डी। ठीक, सी के बाद आ गया डी। डी में लिखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ फॉस्फेट्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ फॉस्फेट्स। यार ये चीज़ें सब जगह लिखी हुई मिलेंगी, सेग्रीगेटेड फॉर्म में कम लोगों के पास होंगी, या होंगी तो अच्छी बात है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास है या नहीं। मेरा काम था तुम्हें बताना, तो मैं वो बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक, तो इसमें अगर हम ले लें फॉस्फेट की जगह, हम ले लें कैसा? प्राइमरी फॉस्फेट ले लें। क्या ले लें? एक एक करके लिख लेते हैं। पहले इक्वेशन की प्राइमरी फॉस्फेट लेंगे, जब हम प्राइमरी फॉस्फेट को अगर हम हीट करेंगे तो इससे वाटर बनेगा और बनेगा मेटाफॉस्फेट। प्राइमरी फॉस्फेट को हीट करने से मेटाफॉस्फेट और क्या बनेगा? वाटर। जैसे अगर हम प्राइमरी फॉस्फेट ले लें कि NaH2PO4 ले लें, मतलब फॉस्फोरिक एसिड से एक H हटा के अगर हम एक Na लगा दें तो इससे वाटर निकाल दो और NaPO3 बना दो, तो सोडियम मेटाफॉस्फेट बन गया ये। ठीक, इसी तरह से अगर हम सेकेंडरी फॉस्फेट ले लें, सेकेंडरी फॉस्फेट ले लें तो सेकेंडरी फॉस्फेट को हीट करने से क्या बनता है? सेकेंडरी फॉस्फेट को हीट करने से वाटर बनता है और पायरोफॉस्फेट बनते हैं। और क्या बनते हैं? पायरो फॉस्फेट। यार इसके अलावा पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के जो नोट्स हैं उन्हें पढ़ना जरूरी होगा ही होगा। ठीक है, तो सेकेंडरी फॉस्फेट का एग्जांपल जैसे ले लें कि 2H हटा दें, इस बार Na2HPO4 ले लें और इसे हीट करें तो इससे क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा और Na4P2O7 बन जाएगा, सोडियम पायरोफॉस्फेट बन जाएगा। अब अगर हम टर्शरी फॉस्फेट ले लें, टर्शरी फॉस्फेट ले लें, टर्शरी फॉस्फेट को हीट करने से कुछ नहीं होगा, टर्शरी फॉस्फेट को हीट करने से कुछ नहीं होगा, यानी कि Na3PO4 को हीट करोगे तो यू विल ऑब्जर्व नथिंग, कुछ भी महसूस नहीं होगा। अब तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा प्राइमरी फॉस्फेट है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि फॉस्फोरिक एसिड में से जितने H रिप्लेस हो गए हैं वही, अगर एक H रिप्लेस हुआ है तो प्राइमरी, दो हो गए तो सेकेंडरी और तीन हो गए हैं तो टर्शरी फॉस्फेट है। ठीक है, जैसे अगर रिएक्शन में लिखना चाहूँ कि Mg
H2PO4। तो ये कैसा फॉस्फेट है, कमेंट करके जल्दी से बताओ ये कैसा फॉस्फेट है। ये भाई प्राइमरी फॉस्फेट है, Mg की वैलेंसी 2 है और H2PO4 है, यानी प्राइमरी फॉस्फेट है। तो इससे मेटा फॉस्फेट बनेगा, तो MgPO3 होल ट्वाइस बन जाएगा और वाटर बनेगा। तो ये कैसा था, प्राइमरी फॉस्फेट था। तुम्हें पहचानना पड़ेगा यार, इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और बनती भी है, इतना करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक। अब जैसे लिख लें कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट। अब तुम्हें कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट देख के लगेगा कि सारे H रिप्लेस हो गए, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो हीट करने पे क्या बन जाएगा, CaHPO4 बन जाएगा। तो ये कैसा फॉस्फेट बन गया, ये सेकेंडरी फॉस्फेट बन गया, ठीक है। अमोनिया तो निकल जाएगी पहली दौड़ती हुई। अब सेकेंडरी फॉस्फेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा, पायरोफॉस्फेट बनेगा। तो Ca2 वैलेंसी का ध्यान रखना, Ca4 मत लिखना, Ca4 2P2O7 और वाटर बन जाएगा, ठीक। ठीक है। अगर हम माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट ले लें, क्या ले लें, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट ले लें। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट .4H2O। तो ये कैसा फॉस्फेट है, ये हमारा प्राइमरी फॉस्फेट है। तो इससे NaPO3 बनेगा, अमोनिया पहले ही दौड़ के निकल जाएगी और बन जाएगा पानी बहुत सारा, ठीक। तो ये फॉस्फोरस के फॉस्फेट्स का ये क्या आ गया, हीटिंग इफेक्ट आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन जनरल मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, ज़्यादा तो कठिन बात करते नहीं, मैं आती नहीं मेरे को कठिन बात करना, है ना। अब आगे बात करा जाए, आगे बात करते हैं। आगे बात करने में हम लोगों को जो हीटिंग इफेक्ट करना है वो करते हैं हाइड्रेटेड क्लोराइड सॉल्ट्स का। नंबर डी के बाद ई आ गया, नंबर डी के बाद ई आ गया, और बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड सॉल्ट्स। हाइड्रेटेड क्लोराइड सॉल्ट्स कैसे होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो कार्बोनाइट टाइप का ले लें कि MgCl2.6H2O को हीट करेंगे। अब जब हीट करोगे तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल Cl को निकाल किनारे करेगा, MgOH होल ट्वाइस बनेगा, और MgOH होल ट्वाइस फर्दर हीट करके क्या बना देगा, MgO बना देगा। इसी तरह से FeCl3.6H2O ले लें, तो इससे क्या बन जाएगा, FeOH होल थ्राइस बनेगा, जो Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा HCl और H2O में, ठीक है। तो मैं रिएक्शन को बैलेंस अब इसमें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन तुम रटोगे फिर वहीं चक्कर में फंस जाओगे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लें, एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लें, AlCl3.6H2O। तो इससे क्या बन जाएगा, Al2O3 प्लस 6S प्लस HCl, 6 फिक्स नहीं लिख रहा, प्लस वाटर, ठीक। कोबाल्ट क्लोराइड की जरा ढंग से देख लेना, क्योंकि कोबाल्ट क्लोराइड .6H2O जो होता है वो कलर चेंज करता है हीटिंग करने से, ठीक। हीटिंग करने से कलर कैसे चेंज करता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये स्टेप बाय स्टेप वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है। तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 2 वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है, और पिंक से पिंक ही रहता, अभी कलर इसने चेंज नहीं किया, पिंक से पिंक ही रहा। फिर इसने 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया अगर हमने, तो ये फिर से 2 वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा और बना देगा COCl2.2H2O, लेकिन इसका कलर इस बार रेड वॉयलेट हो जाएगा, ठीक। फिर इसे फर्दर अगर हम हीट करें, इसे अगर हम फर्दर हीट करें कहाँ तक, इसे हम फर्दर हीट करें 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये COCl2 एनाइट्रस हो जाएगा और जो ब्लू कलर का होगा, ठीक। तो एनाइट्रस CO2 प्लस कैसा है, ब्लू कलर का, और हाइड्रस कैसा है, पिंक कलर का, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ सल्फेट सॉल्ट्स, हाइड्रेटेड सल्फेट सॉल्ट। तो ई के बाद आ गया एफ, ई के बाद क्या आ गया, एफ आ गया। तो बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रेटेड सल्फेट सॉल्ट्स। हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रेटेड सल्फेट सॉल्ट्स, तो इन्हें कैसे टैकल करेंगे। पहले हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट .5H2O, जिसे हम कहते हैं ब्लू विट्रियोल। ये क्या है, ब्लू विट्रियोल है, पॉइजन है। इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं,
छोटा एरो बना लेते हैं थोड़ा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो ये 4 वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है। भाई ये रिएक्शंस तो ध्यान ही रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एक जगह सेग्रीगेट करके लिखवा रहा हूँ जिससे कि याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अगर हो रही है तो मेरे को तो उम्मीद है कि होगी, लेकिन ये तो तुम ही कमेंट करके बताओगे कि कितना फ़ायदा हुआ। और मेरी गारंटी ये है कि जितना आज की क्लास है इससे कम से कम एक क्वेश्चन आएगा इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर पार्ट। अगर तुमने स्ट्रक्चर याद कर लिए तो तुम्हारा कम से कम इनऑर्गेनिक के 1 से 2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक, अब इसमें क्या करें, फिर 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करें तो माइनस वाटर होगा और इससे बन जाएगा CuSO4 जो वाइट कलर का होगा। ठीक, CuSO4 जो वाइट कलर का होगा। फिर इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। CuSO4 को अगर हम ग्रेटर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो इससे बन जाता CuOSO2 और हाफ O2। और अगर इसे 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो इससे CuO और SO3 बनती है, ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक, तो ये तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। विट्रियॉल्स के हीटिंग इफेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से देखना। ठीक, कॉपर सल्फेट के बाद अगला विट्रियॉल आता है ग्रीन विट्रियॉल। ग्रीन विट्रियॉल क्या ले लेते हैं, FeSO4.7H2O। ये क्या नाम है इसका, ये इसका नाम है ग्रीन विट्रियॉल। लोगों को पता तो होगा ही, मैं ऐसा मान लेता हूँ, एडवांस देने जा रहे हो इतनी जानकारी तो रखे ही होगे कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड -7H2O कर दिया तो इससे FeSO4 बना, FeSO4 बना। ठीक, इसे हीट करेंगे। FeSO4 की याली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। FeSO4 को हीट करते हैं तो Fe2O3 बनता है, SO2 बनती है और SO3 दोनों गैसेस मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसे, है ना यारी। ठीक, मैं इसे दोनों तरीके से लिख लेता हूँ कि अगर Fe2SO4 होल थ्राइस को हीट करेंगे तो इससे केवल Fe2O3 और SO3 बनेगी। लेकिन अगर FeSO4 को हीट करोगे तो इससे Fe2O3 के साथ SO2 और SO3 दोनों निकलती है। मैंने दोबारा इसलिए लिखा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, फिर उसके बाद बात आती है जिप्सम को हीट कर लें, कैल्शियम सल्फेट डॉट ट्वाइस H2O। ये भी रिएक्शन तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो जिप्सम को हीट करने की। जिप्सम को हीट करेंगे अगर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो इससे क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, हाफ H2O। तो ये क्या है, POP। POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, इसे अगर हम फर्दर अगर हम इसे हीट कर दें फर्दर, अगर हम इसे फर्दर हीट कर दें तो इससे कैल्शियम सल्फेट और H2O बनता है जिसे हम डेड बर्न्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, डेड बर्न्ट कहते हैं। मतलब इसमें पानी निकालने से, पानी मिलाने से फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिप्सम में फिर से पानी मिलाने से ये वापस आ जाएगा। अगर हम इसमें H2O डाल दें तो फिर से, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर डालने से फिर से वो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है वाइट विट्रियॉल। वाइट विट्रियॉल मतलब जिंक सल्फेट डॉट 7H2O। ये क्या है, वाइट विट्रियॉल है। वाइट विट्रियॉल को अगर हम 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो वाटर निकलता है, ZnSO4.6H2O बनता है। फिर फर्दर हीट करते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तो 5 वाटर निकल जाते हैं और ZnSO4.H2O बनता है। ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने से ZnSO4 बन जाता है। और फिर फर्दर हीट करने से ग्रेटर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने से ZnO प्लस SO2 प्लस O2 बनती है। ठीक, तो ये हीटिंग इफेक्ट हो गया किसका, सल्फेट सॉल्ट्स का। तो हम लोगों ने सारे हीटिंग इफेक्ट जो जरूरी थे वो कर लिए। इसके बाद मतलब और भी लिखे जा सकते हैं, अगर सेग्रीगेट करने का नंबर है तो ऑक्जेलेट सॉल्ट्स का लिख सकते हैं हीटिंग इफेक्ट, या फिर हम लोग लिख सकते हैं ऑक्साइड्स का, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है। इतने से काम तुम्हारा बहुत आसानी से चल जाएगा। एसिटेट सॉल्ट, ऑक्जेलेट सॉल्ट, इनके भी लिखी जा सकती है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इतना कर लोगे और इसके बाद PYQ P ब्लॉक के लगा लोगे तो काफ़ी आराम मिलेगा। और स्ट्रक्चर तुमने, मैंने जो केमिस्ट्री में बनवाए हैं, जो P ब्लॉक में स्ट्रक्चर है NCERT में दिए हुए, जो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बनवाए हैं, वो सारे कर लोगे तो इनऑर्गेनिक तुम्हारी शॉर्ट हो जाएगी। इनऑर्गेनिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से
सॉर्ट होके मतलब समझ में आएगी, मज़ेदार हो जाएगी। इनऑर्गेनिक सही होने का मतलब है कि 12-13 क्वेश्चन सही होने का, ठीक है? और ये अगले 4-5 दिन में किया जा सकता है, तो बिल्कुल इसे कर लो, ठीक है? चलो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। कमेंट करते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार, जल्दी-जल्दी करो थोड़ा-सा, ठीक है? चलो बाय बाय।